सर ध्यान से चीजें को सुनिएगा। न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं कुछ, लेकिन साथ के साथ न्यूमेरिकल्स के बीच में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि सुनना बहुत जरूरी है। मैं यहां पर क्वेश्चन ले रहा हूं 3.11। बोर्ड पर देख लीजिए पहले। क्वेश्चन कहता है फॉर a reaction the following results have been obtained during the kinetic study of the reaction। रिएक्शन है 2A plus B gives C plus D और एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं। एक्सपेरिमेंट 1, 2, 3, 4, जहां पर कंसंट्रेशंस दे रखी हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी और साथ में रेट ऑफ रिएक्शन। क्या क्या दे रखा है? 0.1, 0.3, 0.3, 0.4, 0.1, 0.2, 0.4, 0.1। यहां पर 6 इंटू 10⁻⁻3, 7.2 इंटू 10⁻⁻2, 2.88 इंटू 10⁻⁻1 और 2.4 इंटू 10⁻⁻2। फाइंड करने को बोला है रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। देखिए बेटा, कभी भी आपके पास इस तरीके का अगर क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों को कैसे अप्रोच करना है। एनी क्वेश्चन जिसके अंदर आपको डेटा दे रखा है, उस डेटा में आपके लिए ये कभी भी एलिमेंट्री रिएक्शन की बात नहीं कर रहा होगा, और क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन की बात नहीं कर रहा होगा, आप इसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से ऑर्डर की बात नहीं कर सकते। आप इसके लिए अगर रेट लॉ लिखें तो रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा? सर, रेट इक्वल्स टू के ए रेस टू द पावर अल्फा और बी रेस टू द पावर। आपके पास ये मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स की मदद से आप अल्फा, बीटा और के की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे निकलेगी? अगर आपने थोड़ी सी मैथ्स पढ़ी हो, आपके पास अगर इक्वेशंस प्रोडक्ट में या सब्ट्रैक्शन में होती हैं, अगर प्रोडक्ट में होती हैं तो जनरली आप सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्शन में होती हैं तो जनरली आप ऐड करते हो। सॉरी, प्रोडक्ट की कह रहा हूं, एडिशन में होती है तो सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्शन में होती है तो ऐड करते हो। सिमिलरली अगर आप आज रेट लॉ देखो तो रेट लॉ में सारी की सारी एंटिटीज किसमें हैं? प्रोडक्ट में। तो हमेशा एडिशन का कॉरस्पॉन्डेंट सब्ट्रैक्शन होता है, वैसे ही प्रोडक्ट का कॉरस्पॉन्डेंट डिवीजन होगा। अब कैसे? तो बेटा, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट से आप मल्टीपल इक्वेशंस जनरेट करोगे। कैसे जनरेट करोगे जरा देखिएगा। सबसे पहली इक्वेशन, रेट इक्वल्स टू के, मैंने ऊपर लिखा हुआ तो मैं डायरेक्टली रेट लिखूं। रेट कितनी है? 6 इंटू 10⁻⁻3। के मुझे पता नहीं, ए की वैल्यू क्या? इसको मैं 1 बोल दूं। ऐसे ही सेकंड, 7.2 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल्स टू के 0.3 रेस टू द पावर अल्फा, 0.2 रेस टू द पावर। इसी तरीके से 2.88 इंटू 10⁻⁻1 के 0.3 रेस टू द पावर अल्फा, 0.4 रेस टू द पावर। और फोर्थ अगर देखें तो है आपके पास 2.4 इंटू 10 रेस टू द पावर -2 के 0.4 रेस टू द पावर अल्फा, 0.1 रेस टू द पावर बीटा। अब आपके पास जो ये चार इक्वेशंस आई हैं, इनमें वेरिएबल्स हैं,
स्पर्श के एज अ वेरिएबल है, अल्फा और बीटा एज वेरिएबल है। अब इन वेरिएबल्स की वैल्यू तब निकल सकती है जब आपके पास सिंगल वेरिएबल हो जाए। तीन वेरिएबल से तो कहीं नहीं इक्वेशन में आप वैल्यूज निकाल सकते, आपको यहां पर सिंगल वेरिएबल चाहिए। याद करिए, मैं आपके पास सपोज लिखूं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 और 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। आपकी इक्वेशन एडिटिव थी। आप क्या कहते थे सर, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो, आपके पास सिंगल वेरिएबल आ जाएगा। और सिंगल वेरिएबल को आप सॉल्व करके क्या निकाल सकते हो, उसकी एक्स की वैल्यू। हमेशा एडिटिव के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, आज हमें क्योंकि इक्वेशन प्रोडक्ट में दे रखी है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा। अब डिवीजन कैसे करना है, अंगद अगर मैं किसी भी इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन से डिवाइड कर दूं, के से के कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करूं और दो वेरिएबल्स को ओमिट कर दूं तो कितने वेरिएबल बचेंगे, एक। ध्यान से ऑब्जर्व करिए दो वेरिएबल कैसे ओमिट होंगे। अगर मैं ऑब्जर्व करूं ए की वैल्यू क्या सेकंड और थर्ड केस में सेम है, और अगर ये दोनों आपस में डिवीजन में आ जाएं तो क्या ये दोनों ओमिट हो जाएंगे। ऐसे ही ऑब्जर्व करिए बी की वैल्यू क्या 1 और 4 में सेम है, अगर ये दोनों डिवीजन में आ जाएं तो क्या हो जाएंगे, ओमिट। तो जतिन हमेशा ऐसे टेबुलर क्वेश्चन के अंदर आपने जब इक्वेशंस बनाई, इक्वेशंस बनाने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऐसी दो इक्वेशंस का पेयर आइडेंटिफाई करें जिनको डिवाइड करने से सिर्फ एक वेरिएबल बचे। और जब एक वेरिएबल बचेगा तो आप क्या निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डिवाइड इक्वेशन 1/4। अगर करें 1/4 तो 6 इंटू 10⁻³ अपॉन में 24 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं। के 0.1⁻α 0.1⁻β डिवाइडेड बाय के 0.4⁻α 0.1⁻β। अब जरा कैंसिल कैंसिल खेलूं तो मेरे लिए 1/4 इक्वल्स टू 0.1⁻α 0.4⁻α। जब पावर सिमिलर हैं तो बेसिस में जैसी एंटिटी लगी वैसी लग जाती है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/4⁻1 इक्वल्स टू 1/4⁻α, और अल्फा क्या आ गया 1। क्या मैं ये रब कर सकता हूं, अब इसी तरीके से मैं करता हूं डिवाइड 2/3। तो 2/3 72 इंटू 10⁻³ अपॉन में 288 इंटू 10⁻³ के 0.3⁻α 0.2⁻β डिवाइडेड बाय के 0.3⁻α 0.4⁻β। फिर कैंसिल कैंसिल खेलें, इसी के साथ आप इसको कैंसिल करोगे तो 1/4 देख सकते हो। 1/4 इक्वल्स टू 0.2/4⁻β। यहां इसको कैंसिल करोगे तो 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2⁻²। तो कहीं ना कहीं बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2। पक्का। अब सबसे पहले अगर मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला जाए तो n इक्वल्स टू अल्फा प्लस यानी 1+2 यानी 3, पहला आंसर आता है। नैतिक दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट या रेट लॉ। तो बेटा रेट लॉ लिखने के लिए आपको के पता होना जरूरी है। और के कैसे पता करें, तो बेटा अब मैं अगर ये 3 या 4 इक्वेशंस देखूं, मुझे अल्फा बीटा पता है, तो टेक्निकली किसी भी इक्वेशन में अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दूं तो एक ही वेरिएबल बचेगा, दैट विल बी के। तो मैं लिख सकता हूं पुटिंग
अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 1, तो 6 × 10⁻³ इक्वल्स टू के मुझे नहीं पता, 0.1⁻1, 0.1⁻2, या 6 × 10⁻³ के 0.1⁻3 जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तभी पावनी कहती है सर के की वैल्यू तो 6 आ गई, लेकिन इसका यूनिट क्या आएगा, क्योंकि यूनिट लिखना तो जरूरी है। और के का यूनिट मैंने कैसे निकलवाया था सर? कंसंट्रेशन 1 - n टाइम इनवर्स। और इस कंसंट्रेशन को कंसंट्रेशन ना लिखकर मोल पर लीटर लिखा जा सकता है, तो 6 मोल पर लीटर 1 - 3 यानी -2 सेकेंड इनवर्स लिख सकता हूं। तो ये के की वैल्यू आ गई। और अगर अब रेट लॉ की बात करें तो सर रेट लॉ तो आपने डिफाइन कर ही दिया था, लेकिन इस रेट लॉ में क्या मिसिंग है सर? इस रेट लॉ में ना के की वैल्यू है और ना ही अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो रेट लॉ लिखने के लिए मुझे के की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा रेट इक्वल्स टू 6, यूनिट के साथ लिखेंगे मोल पर लीटर रेज़ टू द पावर -2 सेकेंड इनवर्स, और फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। बता सकते हो अल्फा की वैल्यू क्या निकाली थी? 1, और बीटा की वैल्यू 2। तो दिस इज योर रेट लॉ। रेट लॉ तब माना जाएगा जब आप उसमें के की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू लिखेंगे। पक्का बात समझ में आती है? पेपर में ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही अभी एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जल्दी से इसको कॉपी कर रहे हो।
सर। हेलो सर, एक डाउट था। सर आपने 1 को 4 से मतलब ही क्यों डिवाइड किया, 1 को 4 से क्यों किया? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। देख लिया। देखो एक छोटी सी चीज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। आप लोग यहां पर देख रहे होंगे 1/2 या 2 आ रहा है। थोड़ी सी सीरीज याद रखिएगा। 2 रेज टू द पावर 0 क्या होता है? चलो शुक्र है मैथ्स तो ध्यान है। 2 रेज टू द पावर 1/2, हाँ √2 यानी 1.41। 2 रेज टू द पावर 1, 2 रेज टू द पावर 3/2, 2√2 यानी 2 × 1.41 यानी 2 पॉइंट, ऐसे ही 2 रेज टू द पावर 2 4, और 2 रेज टू द पावर 5/2, तो क्या हो जाएगा 4√2, या 4 × 1.414, या तकरीबन 5.9 लिख सकता हूं। पक्का? तो कभी देखो प्लीज बोर्ड पर देखना। आज तो यहां पर कितना अच्छा था, 1/4 लिखा हुआ था, लेकिन 1/4 की जगह पर 1.414 लिखा होता तो दिक्कत हो जाती। लेकिन अगर हमें याद होगा तो अब क्या दिक्कत होगी, या यहां पर 2.82 लिखा हुआ होता या 5.9 लिखा होता तो भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये याद रखना है। ऐसे ही 3 का दिख लें। 3 रेज टू द पावर 0 इज 3 रेज टू द पावर 1/2 यानी 1.73। 3 रेज टू द पावर 1, 3 रेज टू द पावर 3/2 क्या हो जाएगा 3 रूट, यानी 3 × 1.73 2, तो तकरीबन 5.2 के करीब। और ऐसे ही 3 रेज टू द पावर 2 यानी 9। तो ये याद रखना थोड़ा सा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पक्का? चलेगा? स्क्रॉल कर सकता हूं, लिख लिया सबने? लिख लो जल्दी से। ये भी प्लीज लिख लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इट विल हेल्प इन क्वेश्चंस रिलेटेड टू केमिकल काइनेटिक्स।
छोड़ो निमरजीत भैया, सब मुंह माया है। यही बात नहीं। कभी हमारे एक्ट से फोन साइलेंट हो जाता है, कभी दुनिया वायलेंट हो जाती है ना। कर दूं स्क्रॉल? चलिए एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। स्क्रॉल कर रहा हूं प्लीज। अगर इफ इन केस कॉपी नहीं किया होगा तो फाइल शेयर कर दूंगा, आराम से कॉपी करते रहना। देखो बेटा, अभी मैं एक सेकंड के लिए पीछे वापस जा रहा हूं। डेट आपको यहां पर डेटा इस तरीके से दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर डेटा पोजीशन चेंज करके दिया हो तो भी रिक्वेस्ट करूंगा डेटा को इस तरीके से अरेंज कर लीजिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अरेंज करने के लिए? बड़ी बेसिक सी बातचीत है, हमारे लिए बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें केयरलेस मिस्टेक्स नहीं करनी। और हम लोग तो केयरलेस मिस्टेक्स बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर डेटा इस तरीके से अरेंज्ड है तो आपने रेट उठानी है, कंसंट्रेशंस उठानी है, और सामने सामने आपने ये इक्वेशंस बना लेनी है। लेकिन अगर इस तरीके से डेटा होगा ना तो अक्सर इंटरप्रेट करने में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती। तो मैं यहां पर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन के अंदर डेटा कुछ इस तरीके से दे रखा है, पहले मैं जानबूझकर डेटा जैसे दे रखा है वैसे ही लिखता हूं। बोला गया कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी और रेट दे रखा है 0.2, 0.2, 0.4, फिर 0.3, 0.1, 0.05, 5.07 इंटू 10⁻⁻5, 5.07 इंटू 10⁻⁻5, 1.43 इंटू 10⁻⁻4। और फिर दोबारा से आपसे रेट लॉ पूछा गया, ऑर्डर पूछा गया, के पूछा गया। अब देखो इसको इंटरप्रेट करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अक्सर माइंडसेट पता क्या कहता है, ए बी सी। भाई सी तो है ही नहीं, सिर्फ बी है। जल्दबाजी में हम कैसे चलते हैं हमेशा, लेफ्ट टू राइट। तो इसको सिर्फ कैसे चेंज करना है, 1 मिनट लगेगा, क्योंकि आपके सामने तो पेपर होगा, तो आपने अपने ढंग से लिखना है। आपका सबसे पहला पैटर्न रहेगा किस तरीके से लिखना, एक्सपेरिमेंट 1 2 3, कंसंट्रेशन, ए बी और रेट। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कंसंट्रेशन ऑफ ए, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में, थर्ड एक्सपेरिमेंट में, फिर 0.3, 0.1, 0.05, 5.07 इंटू 10⁻⁻5, 5.07 इंटू 10⁻⁻5, 1.43 इंटू 10⁻⁻4। लास्ट क्लास नैतिक भैया देखी थी? तो क्लास मैंने जब बिगिन करी थी तो मैंने आपको एक छोटी सी चीज सिखाई थी। मैंने कहा था सर मैं रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन डबल कर रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई, ट्रिपल करी ट्रिपल होगी, 4 गुना करी 4 गुना होगी। तो मैंने बोला फैक्टर कितना है, 1। मैंने उससे पहले पढ़ाया था कंसेंट्रेशन डबल करी, रेट ऑफ रिएक्शन सेम, ट्रिपल करी सेम, 4 गुना करी सेम, यानी डिपेंडेंस। जरा थोड़ा सा माइंड लगाकर एमसीक्यू को सपोर्ट करने के लिए एक चीज को देखते हैं। जरा ध्यान से देखना, क्या रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर रही है? नहीं कर रही। अभिनव रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रही, हमारी एक कंसंट्रेशन भी सीरत चेंज नहीं हो रही। जब कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही तो मैं इसके ऊपर कुछ डिपेंडेंट नहीं हूं। अब जरा इससे अगले पे आओ, क्या कंसंट्रेशन चेंज हो रही है? मेरी लैंग्वेज पे गौर करिएगा प्रेरक, कंसंट्रेशन बी की चेंज हो रही है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, क्या मैं बी पे डिपेंडेंट हूं? नहीं। यानी मेरा फैक्टर क्या आएगा बी का, 0। हर्षित दोबारा से बोल दूं, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज with change in concentration they are dependent on each other with a certain factor। डबल पे डबल तो 1, डबल पे 4 गुना तो 2, डबल पे 9 गुना तो 3। पक्का यही पढ़ाया था ना कुछ। आज हम क्या बात करने जा रहे हैं समझिए,
हम कह रहे हैं हमारी रेट ऑफ रिएक्शन सेम रह रही है, इररिस्पेक्टिव में बी की कंसेंट्रेशन बदल दूं तो कहीं ना कहीं मैं बी पे डिपेंडेंट, और जब बी पे डिपेंडेंट नहीं हो तो उसका फैक्टर क्या? चलो मैं मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाता हूं। गौरिक आगे से ये बात माइंड में रहेगी, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है क्वेश्चन को, क्योंकि गुरकीरत हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन सकता है, और एमसीक्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड बनेगा। विच ऑफ देम शोज जीरो ऑर्डर? रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी, बोथ, नन ऑफ देम। तो स्ट्रेट अवे मुश्किल से 5 सेकंड में आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। लेकिन मैथमेटिकली जब सीबीएसई में ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो पूरा लिखना है ना, तो वो क्लिक कर हम अपने आप को कंफर्म करते हैं। क्या पैटर्न सिखाया सर? आपके पास जो एक्सपेरिमेंट्स है उससे क्या बनाइए? कंसंट्रेशंस ओ रिएक्शंस। तो सबसे पहले रिएक्शन या सबसे पहले रेट लॉ लिख लेते हैं। रेट इक्वल्स टू के ए रेस टू द पावर अल्फा बी रेस टू द पावर बीटा। अब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट पे आ जाएं, तो रेट कितना है? 5.07 इंटू 10 रेस टू द पावर इक्वल्स टू के, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 0.3 रेस टू द पावर बीटा, फिर 5.07 इंटू 10 रेस पर -5 के, 0.2 रेस टू द पावर अल्फा, 0.1 रेस टू द पावर, फिर आ जाए 14.3 इंटू 10 रेस पर -5। सर ऐसे क्यों लिख रहे हो यार? मैं 10 रेस पर -5 सेम सेम देख रहा हूं। के 0.4 रेस टू द पावर अल्फा, 0.05 रेस टू द पावर, सबसे पहले मुझे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पावनी 0.2 रेस टू द पावर अल्फा सिमिलर लगा, और स्पर्श ये भाई साहब भी सिमिलर लगे। तो क्या मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय 2? तो 5.07 इंटू 10 रेस पर -5, 5.07 इंटू 10 रेस पर -5 के, 0.2 रेस टू द पावर अल्फा, 0.3 रेस टू द पावर बीटा, अपॉन में के 0.2 रेस टू द पावर अल्फा, 0.1 रेस टू द पावर बीटा। कैंसिल कैंसिल, तो सर 0.3 डिवाइडेड बाय 0.1 रेस टू द पावर बीटा इक्वल्स टू 1, या सर 1 इक्वल्स टू 3 रेस टू द पावर बीटा। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, नैतिक भैया जरा गलती करो, बीटा की वैल्यू बोल। गीता 1, सुहानी बहुत बढ़िया, शुक्रिया। एनीथिंग रेस टू द पावर 0 इज 1, तो क्या 3 रेस टू द पावर 0 लिख सकता हूं? तो बीटा की वैल्यू क्या आई? बीटा पे हम इंडिपेंडेंट हैं, यानी बी की कंसेंट्रेशन पे हम इंडिपेंडेंट है। यही चीज हम लोगों ने थ्योरेटिकली अभी बात करी थी, यही चीज मैंने यहां पर आपको कही थी याद करने को। पक्का? अब मैथ्स हो जाएगी थोड़ी सी। हाँ जी सर। तो यहां पर एनीथिंग रेस टू द पावर 0 इज 1, तो बीटा की वैल्यू आ गई। अब अगला स्टेप क्या कहता है सर? ऐसी दो इक्वेशन आइडेंटिफाई करो जिसके अंदर बीटा का कट जाए। जरा चेक करो, है? रोहित भैया चेक करो। दो ऐसी इक्वेशन निकाली थी जिसमें अल्फा कटा था, दो ऐसी इक्वेशन निकालो जिसमें बीटा कटे। वैसे लॉजिकली क्या मुझे बीटा काटने की जरूरत है? बीटा की वैल्यू तो मैं निकाल ही चुका हूं ना। अगर कभी इक्वेशन कटे ना स्पर्श, तो मैं जो वैल्यू निकाल चुका हूं उसको पुट कर सकता हूं। लॉजिकल सी बात है यार, आपके पास वैल्यू है तो उस वैल्यू को बदल थोड़ी दोगे जब आप कुछ कंडीशंस को बदलोगे, वो वैल्यू पुट की जा सकती है ना। तो आप अब इस टाइम पे दो इक्वेशन, अंगद कहता है सर फिर तो मैं फर्स्ट और सेकंड ही ले लूं। बेटा फर्स्ट और सेकंड में तो अल्फा भी नहीं बच रहा, मुझे फर्स्ट और सेकंड नहीं लेनी, मुझे अब कोई और दो इक्वेशंस लेनी है, और उन दो इक्वेशंस के अंदर मैं किसको पुट करूंगा? बीटा को। यहां तो बीटा डायरेक्टली कट जाए, लेकिन जतिन ऐसा क्वेश्चन बने जिसमें बीटा नहीं कट रहा, तो आप पहले से बीटा की वैल्यू निकाले हुए हो, उसको पुट कर दोगे। काजल बात क्लियर है? काजल सो गई? अच्छा ठीक है।
तो मैं लिख रहा हूं 3/1। तो यहां पर 14.3 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन में 5.07 इंटू 10⁻⁻5 के 0.4 अल्फा 0.05 के 0.2 अल्फा 0.3 बीटा, के से के ओमिटेड और 10⁻⁻5 से 10⁻⁻5 ओमिटेड। इन भाई साहब को कट करोगे तो यहां पर जब आप कट करते हो तो ये आपके पास बनता है कुछ 2.82। तो यहां पर 2.82 इक्वल्स टू, अब देखो कंफ्यूजन में बच्चा बहुत जल्दी ये गलतियां करता है। 0.4 अल्फा 0.2 अल्फा 0.05 बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या है 0.3 एनीथिंग 0 इज 2.82 इक्वल्स टू 2 या 2√2 इक्वल्स टू 2 या 2 3/2 इक्वल्स टू 2 अल्फा की वैल्यू 3/2। तो आपके पास अल्फा बीटा आ गए, तो n हो गया 3/2 प्लस 0 यानी 3/2। और इसी के बेसिस पे क्या मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकता हूं किसी एक इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके के की वैल्यू निकालना और फिर उसके बाद रेट लॉ में जाना, हाँ या ना? हो सकता है? प्लीज लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल के पेपर में दिखाई देगा। सर
रेट थोड़ी निकालना है, रेट लॉ और के घर पे निकाल लेना बस। कहीं पे डाउट है बेटा इन दोनों क्वेश्चंस में तो बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में आने के चांसेस हैं इन क्वेश्चंस के, ध्यान देते हुए चलना है। कर दूं स्क्रॉल? हो जाएगा पक्का? कर दूं ना स्क्रॉल? अब सुनिए बेटा, हो गया, हो जाएगा। अब सुनो, हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की इंटीग्रेटेड रेट लॉज निकाले थे। तो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कुछ फॉर्मूलाज करे थे, जहां पर सबसे पहला फॉर्मूला था के टी इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय फाइनल कंसेंट्रेशन, और दूसरा फॉर्मूला हमने हाफ लाइफ का निकाला था, के टी हाफ इक्वल्स टू 0.693। लास्ट क्लास में हमारी एक डिस्कशन चल रही थी कि सर अगर एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके अंदर मेरी इनिशियल कंसेंट्रेशन कितनी भी क्यों ना हो, उस कंसेंट्रेशन के हाफ आने में जो टाइम लगेगा दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। यानी मैं अगर, प्लीज सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं अगर इनिशियली 100 यूनिट ले लूं तो यहां पर पहली हाफ लाइफ में हम कितने रह जाएंगे? 50। लैंग्वेज को सुनिएगा, अंडर वन हाफ साइकिल या वन हाफ लाइफ हमारी कितनी परसेंट डिकम्पोजिशन हुई? हम 100 के कितने रह गए? 100/2। और हम डिकम्पोज भी कितने हुए? 100/2। अब सेकेंड हाफ लाइफ, जल्दबाजी करेंगे गौरिक भैया, पहली हाफ लाइफ में आधा तो दूसरी हाफ लाइफ में कितना? शुक्र है। जो ये बोल दे कि सर पहली हाफ लाइफ में आधा दूसरी हाफ लाइफ में खत्म, तो भाई ये बात को समझ के चलना, अंडर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट योर इनिशियल कंसेंट्रेशन वाज 100, इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट योर कंसेंट्रेशन बिकम्स 50। तो अब 50 का 25 आने में भी तो हाफ लाइफ सेम ही लगनी है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल कंसेंट्रेशन में डिपेंडेंट। तो यहां पर सेकेंड हाफ लाइफ में आप कितने बचेंगे? अगर मैं 100 के रिस्पेक्ट में बोलूं तो 100 में इतने बचेंगे, हाँ या ना? कह सकता हूं मैं, अगर यहां पर देखूं तो कितनी परसेंट डीकंपोजिशन? 75% डीकंपोजिशन। और बचे कितने हैं? 25%, हाँ या ना? और अगर मैं डीकंपोजिशन निकालूं तो एक तरह से मेरा 75 खत्म हो गया, तो कह सकते हैं 3/4 ऑफ 1/4 बचा है, तो 3/4 डीकंपोज हुआ। चलो इससे आगे एक और बार, भाई बाद में लिख लियो यार, कहीं जाना है तूने फिर। नेक्स्ट हाफ लाइफ मैं 25 से कितना रह जाऊंगा? 12.5। यानी इस टाइम पे डीकंपोजिशन हो गई 87.5%। और मेरा बचा कितना है? 12.5%। कह सकते हैं बचा हुआ 100 और हुआ कितना?
7/8 इंटू 100। मैथ्स चल रही है वैसे तो, आधे बायो वाले हैं। एक और हाफ लाइफ, तो 12.5 का हाफ 6.25, तो बचा कितना 6.25%। डीकंपोज कितना हुआ 93.75। अगर ऐसे लिखूं तो 100 में, और गया कितना 100। लास्ट और करते हैं, एक और हाफ लाइफ, तो बचेगा कितना कहीं ना कहीं 3.125% बचा। डीकंपोज कितना हुआ 100 में से माइनस कर लूं तो माइनस करने पे कितना 96 पॉइंट, बोलो 875, या यहां पर बोल सकते हैं 100/32, या 31/32 इंटू 100। मैंने ये क्यों लिख पाया है, आपको बोला जाए एक स्पीशीज की डीकंपोजिशन की हाफ लाइफ 50 ईयर्स है, बताइए 200 साल बाद क्या होगा। तो आप क्लियरली बोल सकते हो 100 से 50 50 साल, 50 से 25 100 साल, फिर 25 से आगे 12.5 150 साल, फिर 6.25 तो 200 साल। तो आप बोलोगे जो इनिशियल कंसंट्रेशन दोगे उसका कितना बच जाऊंगा, सिर्फ 6.25, है ना। तो यहां पर अगर मुझे बोले इनिशियल कंसंट्रेशन 100 यूनिट है तो बचेगा उसके हिसाब से, 1000 बोलेगा तो उसके हिसाब से। तो हम बिना कोई कैलकुलेशन करे इस टेबल के थ्रू भी जा सकते। अब यहां पर एक हाफ लाइफ, ये 2 हाफ लाइफ, ये 3 हाफ लाइफ, ये 4 हाफ लाइफ, ये 5 हाफ लाइफ की मैंने बातचीत करी। तो यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दूं तो एक हाफ लाइफ में 50%, 2 हाफ लाइफ में, चलो मैं 50% ना लिखकर आप बाकी चीजें यहां से तो देख ही सकते हो, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं एक हाफ लाइफ में 100/2, या हाफ बोल सकता हूं तो सीधा 1/2 लिख दूं। 2 हाफ लाइफ में, 3 हाफ लाइफ में, 4 हाफ लाइफ में, 5 हाफ लाइफ में, पक्का। तो स्पर्श मैं पूछता हूं 100% डीकंपोजिशन कब होगी, इनफाइनाइट ईयर्स, होगी ही नहीं, पक्का। तो प्लीज अगर कभी क्वेश्चन आए फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 100% डीकंपोजिशन टेक्स हाउ मेनी हाफ लाइफ, तो आपका आंसर आएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अभी मैंने इसका न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करा है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाया है। इनिशियल कंसेंट्रेशन के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ डिपेंडेंट नहीं। तो ये डीकंपोजिशन की साइकिल आपको समझ में आ रही है। हाँ, किसी ने बोल दिया 90% डीकंपोजिशन, 60% डीकंपोजिशन, 30% डीकंपोजिशन, तो इस टेबल में से वैल्यू तब आपको डायरेक्ट जाना पड़ेगा फॉर्मूला के हिसाब से। लेकिन अगर बाई चांस आपको बोल दिया 87.5% डीकंपोजिशन, 75% डीकंपोजिशन, 50% डीकंपोजिशन, तो आप इसको शॉर्टकट के थ्रू भी आंसर निकाल सकते हो। सब्जेक्ट टू क्वेश्चन एमसीक्यू होना चाहिए। अगर आपके पास वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है फिर तो आपको सब कुछ लिखकर दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आती है। एक और चीज छोटी सी बोल दूं, प्लीज सुनिएगा, बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी इंग्लिश है। डीकंपोज्ड टू और डीकंपोज्ड बाय। मैं जब बोलता हूं डीकंपोज्ड टू तो मैं फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचा हूं, और डीकंपोज्ड बाय तो मैं वो सब कुछ हटाकर एंड पर पहुंचा हूं। यानी मैं बोलूं डीकंपोज टू 75%, तो मेरी बची हुई कंसेंट्रेशन है 75। मैं बोलूं डीकंपोज्ड बाय 75%, तो 75% डीकंपोज होगी, बची कितनी 25%। तो थोड़ी सी विटामिन इंग्लिश है, ध्यान देते हुए इज्जत के साथ। डीकंपोज्ड
पक्का? इस टेबल को जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बना लीजिए अपने हिसाब से, और रिक्वेस्ट करूंगा कि सीधी लाइन में बने तो ज्यादा अच्छा है। अब सीधी लाइन में तो आपका जनरली पेपर होता नहीं, तो अपने पेपर को जरा लैंडस्केप मोड में शिफ्ट करके बना लीजिए। और सर मंडे ऑनवर्ड्स आप लोगों का टाइम शेड्यूल चेंज हो जाएगा। अब तो किसी का कोई वो नहीं होगा ना एक्स्ट्रा क्लास वगैरह, तो मंडे ऑनवर्ड्स रहेगा। मैं दोबारा से बता दूं, आप लोगों के बैच की 4 क्लासेस रहेंगी, जिसमें 2 क्लासेस में हम फिजिकल अपनी कंटिन्यू करेंगे, और बची हुई जो सी 2 क्लासेस हैं उसके अंदर हम लोग आपके छोटे छोटे चैप्टर्स की बातचीत करेंगे। 2 क्लासेस जो सी छोटे छोटे चैप्टर्स की हैं दैट विल बी ऑन सैटरडेज एंड संडेज, वाइल आप लोगों के साथ जो सा रहेगा शायद ट्यूसडे एंड थर्सडे का, मतलब ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे आपकी क्लास रहेगी इस तरह से, तो उसके अकॉर्डिंगली बातचीत हो जाएगी। तो टाइम शेड्यूल सारा कुछ दे दूंगा, देख लेना एक बार। किसी ने छुट्टियों पे जाना है और अभी भी टिकट्स नहीं बुक करवाई हैं लेकिन जाना कंफर्म्ड है, तो पेरेंट्स से बात करके 9 से 13 के बीच में चले जाइएगा। सेम सेम है ना? पक्का है सर? हम लोग आपको 9 से 13 के बीच में वेकेशंस देंगे, ऑफ देंगे, सो प्लीज मेक श्योर। पूछ पूछ। ऊपर मैंने एक तरह से लिखा है कितना डिकम्पोजिशन हुआ, नीचे मैंने लिखा है कितना बचा। तो अगर आप हाफ लाइफ जा रहे हो तो 50% डिकम्पोज, 50% बचा। यहां पर आ जाओगे 75% डिकम्पोज तो 25 बचा। यहां पर आ जाओगे 87.5% डिकम्पोज तो 12.5 बचा, एंड लाइक।
तो 12th वालों से वैसे बात कर रहा हूं, अगर आप लोगों में से कोई भी नीट या जेई एस्पिरेंट है और उसको लगता है कि उसको क्वांटम नंबर्स, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग करना है, वो मेरे से कम्युनिकेट जरूर करिएगा। मैं उसको ब्रेक्स के अंदर यानी वेकेशंस के अंदर डिटेल्ड में क्वांटम नंबर्स, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग चाहे तो डिस्कस करवाना चाहता हूं, बोलो, या चाहता हूं कि आप लोग कर सकते हो। हाँ, अगर कोई लगता है कि सर हम लोग सीयूईटी एस्पिरेंट्स हैं, आधे कहेंगे सर एस्पिरेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, तो अगर हम एस्पायर करते हैं कुछ बनने की, या हमारे पाथवे में हम चाहते हैं कि हम एंट्रेंस क्रैक करें, तो वी आर टर्म्ड एज एस्पिरेंट्स। तो उस एस्पिरेंट्स के अंदर अगर आप जेई और नीट वाले हैं, तो जेई और नीट के अंदर 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस आता है। वहीं पर अगर आपको लगता है कि सर हम एम्स में जाना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, फिर वो बीएससी चाहे आपकी ऑप्टोमेट्री में हो, रेडियोलॉजी में हो, पैथोलॉजी में हो, जैसे कि लैब्स वगैरह बन जाती हैं या लैब्स वगैरह होती है जहां पर आपके टेस्ट होते हैं, तो वैसा कुछ अगर करना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ 12th का सिलेबस आता है। अच्छा कोर्स है एम्स के थ्रू जिसमें सिर्फ 12th का सिलेबस आता है, और कॉलेज फीस अगर एम्स में एंट्री मिल जाती है तो 1600 रुपए साल की रहती है। तो अगर आप लोग 11th एंड 12th वाले सिलेबस वाले किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं ये तीनों चैप्टर्स करना, तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा। डिटेल क्लास लेनी हो डिटेल क्लास ले लेना, नहीं तो आपको लगता है वेकेशन के टाइम में कुछ चीजें आप लोगों को रिकॉर्डेड सेगमेंट में चाहिए तो मेरे से रिकॉर्डेड सेगमेंट में ले लेना। हाँ, जो बच्चा सिर्फ सीयूईटी या 12th के बेसिस पे चल रहा है उसको उसकी जरूरत नहीं है, तो रादर देन गिविंग टाइम टू प्रीवियस क्लास चैप्टर्स और उसका प्रोपोर्शनेट ही चीजें आपकी यहां पर डिस्कस होती हैं, जो कि शायद एक आध क्लास के अंदर डिस्कस करके भी पूरी हो जाएंगी, तो फिर वो बेटर है जो चल रहा है उसके ऊपर, अपने क्वेश्चनर के ऊपर ज्यादा फोकस करें। हाँ, आप में से कोई ऐसा है जिसको पता नहीं है उसकी जर्नी कहां जा रही है, तो हम किस गली आ गए, अपना कोई सहारा नहीं वगैरह वाली फीलिंग है, तो प्लीज कृपया करके जरा बात करिएगा ताकि आप लोगों को डायरेक्शन दे सकें। और यही टाइम है, या तो दो स्टेटमेंट्स आएंगी, आई नो वेयर माई करियर मेक्स मी मूव, और अब तो पता नहीं अब काहे पश्चात जब चिड़िया चुग गई खेत वाली सिचुएशन। तो कृपया करके जरा उनसे बाहर निकलो, बात करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ कर रहे हो, कुछ भी प्रिपेयर कर रहे हो, किसी भी पैटर्न पे प्रिपेयर कर रहे हो, प्लीज स्टार्ट डिवोटिंग टाइम टू इट। आपके पास टाइम कम है, जेई मेंस वालों के पास तो बहुत ही टाइम कम है। जनवरी में उनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसके बाद उनका प्री बोर्ड है, फेयरवेल है, मेंटल ट्रॉमा है, अड़ोसी पड़ोसी चला जाएगा, फ्रेंड जोन हो जाएगा वगैरह वगैरह, या उसके बाद आपका प्री बोर्ड के बाद आपका बोर्ड, उसके बाद सीधा 3 या 5 दिन के बाद आपका सेकेंड जेई मेंस। तो जनवरी इज द अल्टीमेट अटेम्प्ट, तो उसके लिए तो आप लोगों को भागना शुरू कर देना चाहिए और जागना शुरू भी कर देना चाहिए। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वाइज। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम सीयूईटी वाले हैं, हम 12th वाला ही बर्डन लेंगे, हम अभी दूरदर्शिता नहीं रखते हैं, लॉन्ग विजन, तो हम शॉर्ट विजन पे सीयूईटी संभालना चाहते हैं, उसके बाद समझेंगे कि हमारे को क्या मिला या क्या नहीं मिला, तो भाई एटलीस्ट 12th को ध्यान देना बहुत जरूरी है। आपका पढ़ाई का जर्नी 12th के बाद खत्म हो जाएगा या 12th के बाद आगे चलेगा, ये किसी ना किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस भी बहुत मैटर करता है आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है कि क्या मुझे एंट्रेंस की प्रिपरेशन विद इन 12th करनी है, आफ्टर 12th करनी है, क्रैश कोर्स में करनी है, या पूरे साल में करनी है, ये बहुत मैटर करेगा। और इतना जरूर समझ लेना कि थोड़ा सा भी एफर्ट कहीं ना कहीं आप लोगों को कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स दे सकता है, सिर्फ ब्रॉड माइंड के साथ आपने समझा हो कि कहां पर क्या चीज पहुंचाई जा सकती है। आई हैव ऑल द रिसोर्सेस, फिर चाहे काउंसलिंग का पार्ट हो, फिर चाहे आप लोगों का सेशन का प्रिपरेशन पार्ट हो, वो सब कुछ हैंडल करा जा सकता है। इवन अगर कोई कहीं से XYZ ABC से प्रिपेयर कर रहा है और वो प्रिपरेशन के अंदर भी उसको
स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, कुछ भी ऐसे पैटर्न्स चाहिए तो भी ओपन होकर डिस्कस जरूर करना, क्योंकि कभी कभार किसी न्यूट्रल बंदे के टेस्ट सीरीज ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू आप जिस सेंटर पे कर रहे हो। जो बच्चा मेरे पास यहाँ पे जेईई मेंस नीट कर रहा है ना, मैं उनको भी रेकमेंड करूंगा कि किसी पैरेलल के टेस्ट सीरीज मैं ही आपको दिलवा दूंगा, आप वो साथ में कर। उससे सिर्फ क्या होता है, आपको नरिशमेंट मिलता है, आपको पता चलता है कि हाँ मैं जो एफर्ट दे रहा हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मुझे पढ़ाया जा रहा है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये सारी डिस्कशंस हैं। ये डिस्कशन शायद क्लास का पार्ट नहीं है इसलिए लास्ट में बात कर रहा हूं, लेकिन प्लीज ये 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। जून जितना ज्यादा आप डिवोटेड हो जाओगे, जितना ज्यादा आप कंसिस्टेंट हो जाओगे, ये डिसाइड कर देगा कि आप कहां लैंड करने वाले हो। फिर चाहे अर्श पे या फर्श पे, उल्टा, अर्श ऊपर होता है फर्श नीचे होता है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से सारी चीजें देखना जरूरी है। चलिए प्रवचन बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और कह सकता हूं चैप्टर 40% कंप्लीट हो जाएगा।